हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट का पार्ट 2। बेसिकली अकाउंट का जो पार्ट 1 है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज से मैं शुरू करूंगा अकाउंट का पार्ट 2, जो बेसिकली आपका 48 मार्क्स कवर करता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा 282 पेज का नोट्स है, बेसिकली ये मेरी बुक है जो मैंने खुद लिखी है। और मैं इसी बुक में से पूरा जो है टॉपिक कवर करवाऊंगा। अगर आपके पास ये बुक है तो आप बहुत लकी हो। रीजन ये है कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप अपनी बुक में राइट डाउन कर सकते हो। प्लस एक्स्ट्रा जो भी मैं चीजें बताऊंगा उसको अंडरलाइन कर लेना। आई मीन एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि जो भी मैं चीजें बताऊंगा उसको अंडरलाइन कर लेना, और जो एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा उसको लिख लेना। ठीक है। और क्वेश्चंस जहां तक की बात है तो क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज वाले ही डायरेक्टली करवा दूंगा, और इसी में से करवा दूंगा। तो इसमें क्या है, वक्त कम लगेगा और मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम होगी कि सर ऐसे नहीं, आप पूरा लिख के बताओ, तो भी मुझे इन्फॉर्म कर देना। क्योंकि देखो ज्यादा टाइम है नहीं, जो फैक्ट है मैं वो बताता हूँ। ज्यादा टाइम का मतलब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें बोलूंगा, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं। तो पहले इसको सुन लेना, बाद में आगे भागना। देखो मेन कैसा है कि मैं सोच रहा था स्ट्रीट का भी आपका करवा देता हूँ। ठीक है, जो स्ट्रीट में प्रॉब्लम्स हो रही है स्टूडेंट्स को पार्ट 2 में, स्पेशली पार्ट 1 में तो प्रॉब्लम नहीं ही होती है ऑलमोस्ट न के बराबर। तो स्टेट पार्ट 2 के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके अलावा मैं पूरा का पूरा एमसीक्यूज कवर करने वाला हूँ। पूरा का पूरा एमसीक्यूज का मतलब क्या है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का स्टेट का जो एमसीक्यूज पोर्शन है वो कवर करूंगा। अब क्वेश्चन है सर कि एमसीक्यू क्यों बता रहे हो, पीछे तो आंसर दिया ही होता है। तो बिल्कुल नहीं, मैं पीछे के आंसर्स नहीं बताने वाला आपको, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा वो थोड़ा सुन लो। इसका फायदा ये होगा कि इसमें मैं आपको पूरी थियोरी कवर करके बताऊंगा। पूरी थियोरी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट थियोरी है, प्लस जो आपका 1 मार्क्स वाला प्रॉब्लम होता है वो कवर हो जाएगा। 1 मार्क्स वाला प्रॉब्लम कवर होगा तो उसके साथ आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज होते हैं वो कवर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं होगा, ये सारी चीजें होगा। अगर मैं देखो सारी चीजें अलग से पढ़ाने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए मैंने सहारा लिया है एमसीक्यू का। ये हो गया आपका स्टेट का। अब अकाउंट का भी अगर मैं इसी तरीके से डिटेल में लेने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और हमारे पास जो टाइमिंग है वो फरवरी तक का, नहीं 2 महीना है। और मैं चाहता हूँ कि जो कोशिश हो सके कि कोर्स जो है वो 1 महीने या सवा महीने के अंदर खत्म हो जाए, नहीं फरवरी तक खत्म हो जाए। 15 फरवरी तक मैं मार्च लेके चलता हूँ कि 14 फरवरी तक खत्म हो जाए हमारा सिलेबस। ताकि क्या है, आपके पास एक छोटा सा टाइम रहे रिवीजन करने का, टेस्ट देने का, ये सारा आपके पास टाइम रहे। इसीलिए मैं पूरा जो टॉपिक है इसी इसी पीडीएफ में से पढ़ाऊंगा, यानी जो बुक है मेरी उसी में से पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, आप बुक को लेके बैठना, अंडरलाइन करते रहना, जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा उसको लिखते रहना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बुक परचेस करने के लिए। मैं अपना कांटेक्ट नंबर बता देता हूँ। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो है 8866214673। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको बुक चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अकाउंट की पार्ट 1 और अकाउंट की पार्ट 2 दोनों ही बुक्स मैंने प्रिपेयर की है, दोनों ही बुक्स मैंने अपनी ओन लैंग्वेज में बनाई है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा, आज फिलहाल क्लास लूंगा तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी क्या है, न्यू ईयर है और एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स को। जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे वही कॉन्टेक्ट करेंगे, टाइम पास के लिए कोई कॉन्टेक्ट ना करे। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा, इससे अच्छे बच्चों का क्या इमेज खराब हो जाता है। बाकी आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इट में भी पॉसिबल जो जेनुअनली पूछना चाहते हो, इट में भी पॉसिबल मैं उनको रिप्लाई ना कर पाऊँ। ठीक है, तो ये सारी एक्स्ट्रा बातें होगी। फिलहाल आप शुरू करते हैं और एक एक करके टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, मैं डिटेल में चैप्टर समझाऊंगा, लेकिन इसी नोट्स के थ्रू समझाऊंगा। ओके, चलते हैं। फिलहाल अभी ये सारी चीजें जो है वो मैं यहाँ से थोड़ा साफ सुफ कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखिए। एक सेकेंड, ये थोड़ा स्लो वर्क करता है कभी कभी। ओके, सो सबसे पहले चीजों को देखते हैं। चैप्टर का नाम है शेयर पूंजी के हिसाब। क्या है नाम है चैप्टर का? शेयर पूंजी के हिसाब। अगर हम बात करते हैं शेयर पूंजी के हिसाब की, तो यहाँ पे है उसका इंग्लिश में नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहला सवाल होता है कि शेयर पूंजी क्या होता है। तो मैं शेयर पूंजी की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं कुछ स्टोरी लिखी है, मैं वो बताना चाहूंगा। देखो, जब शुरुआती दौर पे बिजनेस शुरू होता था, ध्यान से सुना, जब शुरुआती दौर पे बिजनेस होता था तो बिजनेस जो इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हुआ था वो था एकल व्यापारी और साझेदारी पीढ़ी। ध्यान से सुनना, जब शुरुआती दौर पे बिजनेस शुरू हुआ था तो शुरू हुआ था एकल व्यापारी और साझेदारी पीढ़ी। अब एकल व्यापारी और साझेदारी पीढ़ी की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? पैसे। प्रॉब्लम क्या थी? पैसा। मतलब ये है कि इस एकल व्यापारी में हमने पढ़ा है कि एक व्यापारी होता है और साझेदारी पीढ़ी में अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। 100 वाली भी मर्यादा है, लेकिन हम मैक्सिमम फॉलो करते हैं 50 का। तो 50 लोग भी अगर पैसे मिलाने की सोचे
तो ऐसा नहीं है कि सबके पास इतना पैसा हो कि मिला पाएंगे, तो पूंजी की प्रॉब्लम होती थी। यानी कि हमें चाहिए थी बड़े पैमाने पर पूंजी, और जब बड़े पैमाने पर पूंजी चाहिए तो हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते, और जब बहुत सारे लोग चाहिए होते हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है कंपनी स्वरूप का। क्या बचता है? कंपनी स्वरूप का। और यही वजह था कि हमने स्टार्ट किया कंपनी स्वरूप के व्यवसाय। क्लियर हुआ इतना? तो यहां से मैंने आपको बताया, यानी एक बात तो क्लियर हो गई है, शेयर पूंजी के हिसाब जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा कंपनी से रिलेटेड है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो अकाउंट का पार्ट 2 है वो पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसमें जो है कंपनी की ही बातें होंगी। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। अब आगे है कुछ बातें जो है मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कंपनी के लिए। देखो, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो भी चीजें बनती हैं, जो भी चीजें काम करते हैं, उन सभी के लिए कोई ना कोई कानून बना हुआ है। उसी तरीके से हमारे देश में कंपनियों को चलाने के लिए भी कानून बना था, लेकिन सबसे पहला जो कानून बना था वो बना था 1956। ऐसा नहीं कि सबसे पहला 1956 में बना था, इसके पहले भी बहुत सारे बने हैं। वो जब आप लॉ की पढ़ाई करोगे, और मैंने ऑलरेडी लॉ की भी वीडियोस डाले हैं, तो जब आप वहां तक जाओगे ना तो आपको पता चलेगा, और भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी बेसिक के लिए कि 1956 में बना था, जिसका नाम दिया गया था कंपनीज एक्ट 1956। क्या नाम दिया गया था? कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ परिवर्तन डिमांड करता है, तो जैसे जैसे वक्त बीतते गया तो कोई ना कोई चेंजेस लाते गए सब, और जब चेंजेस लाते गए तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये पुराना हो चुका है, तो इसमें क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। तो वहां पे मैंने लिखा भी है, वर्तमान में कानून में आवश्यक क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। और जब परिवर्तन किया गया तो एक नया कानून बना, और उस कानून का नाम रखा गया कंपनी कानून 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013। और हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, हम जितनी भी चीजें सीखेंगे, वो हम सीखेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो यहाँ पे जो मैं बातें बता रहा हूँ कि हम किसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मुझसे ये नहीं पूछोगे कि सर ये पहले क्यों लिखा, ये पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब हम कोई एक्ट फॉलो करते हैं ना, तो जब हम एक्ट फॉलो करते हैं तो भाई उसमें जो रूल्स बनाया गया है उस रूल्स को हमें लेके चलना पड़ता है। तो उन्होंने जैसा कहा है पहले, तो हमें वही पहले करना पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दिया मैंने वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे बता देना। फिलहाल चलते हैं आगे और अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि कंपनी के प्रकार। तो ये आप बुक में से ही देख लेना, जो मेरी वाली बुक है उसमें से भी रीड कर सकते हो, जो आपकी वाली बुक है उसमें से भी रीड करते हो। बस मैंने अंतर क्या किया है, मैंने एग्जांपल्स को पूरा चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि जो कंपनी के दो प्रमुख प्रकार हैं, निजी और सार्वजनिक। तो निजी और सार्वजनिक में जो कुछ बातें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, वो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। कि मैं निजी की बात करता हूं तो निजी में कम से कम 2 होने चाहिए और अधिक से अधिक 200 होने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सार्वजनिक की, तो निजी में कम से कम 7 होने चाहिए और अधिक से अधिक की कोई मर्यादा नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो निजी वाले होते हैं वो शेयर या डिवेंचर खरीदने के लिए आम जनता को विज्ञापन पत्र प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके ऊपर क्या है, प्रतिबंध है, सॉरी प्रतिबंध है। ठीक है, लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी वाले हैं वो आम जनता को आमंत्रण दे सकते हैं। तीसरा जो सबसे मुख्य बात याद रखना है वो ये है कि निजी कंपनी वाले जो होते हैं उनको अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, और जो सार्वजनिक वाले होते हैं उनको अपने नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ये वर्ड प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये प्राइवेट कंपनी है, और जैसे ही किसी कंपनी के अंत में दिखेगा सार्वजनिक, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड वर्ड दिखेगा हम समझ जाते हैं ये कौन सी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है। क्लियर है? यहां तक फिलहाल मैंने जो भी बताया ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से बता रहा हूँ, अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। आप अपनी बुक में अंडरलाइन करते जाओ, अगर आपके पास मेरी वाली बुक है तो उसमें अंडरलाइन करते जाओ, लेकिन ये थोड़ा कर लेना ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाली पॉइंट में। जिम्मेदारी के आधार पर ये सारी चीजें आप कवर कर लेना है थियोरी के तौर पे। अब अगला पॉइंट होता है शेयर और शेयर पूंजी, अर्थ स्वरूप और प्रकार। तो फिलहाल जो प्रकार है ये मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, अभी हम थोड़ा सा सिर्फ बेसिक समझने वाले। ये पहली क्लास है इसलिए ज्यादा मैं इसमें डिटेल नहीं एक्सप्लेन करूंगा या ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक आइडिया दे दूंगा कि भाई हाँ
अब अकाउंट भी शुरू हो गया है, ताकि अब अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, वो भी आ जाए, थोड़ा भीड़ इकट्ठा हो जाए। भीड़ इकट्ठा होगी, क्लास में ज्यादा लोग होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब क्लास में ज्यादा लोग हैं मतलब जैसे देखो, क्लास में अगर स्टूडेंट्स कम आए होते तो टीचर्स का जो है वो मूड नहीं बनता पढ़ाने का, पर बच्चे ज्यादा आए हो, रिस्पॉन्स मिलता हो, देखो टीचर्स का मूड बनता है। तो वही बात यहाँ पे भी आ जाती है, आपका जितना ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उतना जल्दी 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 में मैं वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि कंपनी शुरू करते हैं, तो यहाँ पे वही बात आई। यहाँ पे कुछ लोग थे जिनका नाम है ABCDEF। मैंने कहा था सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 7 लोग होने चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे 6 ही हो रहा है, तो इसलिए देखो मैंने डॉट 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 कर दिया हुआ है। ओके, तो कुछ लोगों ने यानी ABCDE लोगों ने मिलके एक क्या किया, व्यवसाय शुरू किया। ये व्यवसाय बेसिकली कौन सा है, फॉर्म में है, ये है कंपनी फॉर्म में, थोड़ा ध्यान देना है। ये कंपनी फॉर्म में व्यवसाय शुरू किया है, और व्यवसाय जो है वो ऐसा माना गया है कि इसमें कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनना, ये हमारा व्यवसाय है, और देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि व्यवसाय में कंपनी शुरू की गई है, और कंपनी में कितने रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। ये जो कंपनी में पैसों की जरूरत है, इसी को क्या बोला गया है, पूंजी। पर जब हम कंपनी फॉर्म की बात करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, शेयर पूंजी। ये चीज थोड़ा आपको ये ध्यान रखना होगा। सुनना, जब हम साझेदारी पेढ़ी की बात करते हैं तो मालिक के द्वारा लगाए गए पैसों को हम सिर्फ क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, लेकिन इसमें मालिक के द्वारा लगाए गए पैसों को हम शेयर पूंजी कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें जो 10 लाख रुपए चाहिए थे, हम वो पैसे के लिए मिस्टर जेड के पास गए। मिस्टर जेड से बोला भैया पैसे दे दो। मिस्टर जेड ने जवाब दिया नहीं दूंगा भाई, मैं क्यों पैसे दूं। उसने साफ साफ मना कर दिया। अब साफ साफ मना क्यों किया, सीधी सी बात है, कोई अपना पैसा आपको क्यों दे, कोई भी पैसा आपको अपना फ्री में नहीं देने वाला है। तो इसलिए एक रास्ता निकाला गया। रास्ता क्या निकाला गया, ये जो 10 लाख रुपए था ना, ये हमने किसी मिस्टर जेड से नहीं मांगा, हमने मांगना शुरू किया आम जनता से। अब सवाल है कि आम जनता मतलब क्या, आम जनता का मतलब मैंने ये पैसे मांगना शुरू किए हैं पब्लिक से। ठीक है, अभी जो पब्लिक है, पब्लिक को सपना तो आएगा नहीं कि हाँ एक ABCD वाले हैं, उन लोगों ने कंपनी शुरू किया है और उनको पैसे की जरूरत है, चलो चलो उनको पैसे दे के आते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, विज्ञापन पत्र प्रकाशित करना पड़ता है। अच्छा, ये चीजें आपके SP में भी काम आ जाएंगी, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लेना, SP में भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया, विज्ञापन पत्र प्रकाशित किया, और विज्ञापन पत्र प्रकाशित करके आम जनता को बता दिया कि हम भी मार्केट में आ गए हैं और हम शेयर प्रकाशित कर रहे हैं। तो शेयर का मतलब क्या होता है, अभी तक शेयर का मतलब नहीं बताया मैंने। अभी तक तो मैंने बैक स्टोरी बताई है, अब यहां से मतलब शुरू होता है। अभी जो 10 लाख रुपए हैं, अगर मैं किसी भी व्यक्ति से मांगूंगा ना कि 10 लाख दे दो, तो पहले मुझे झापड़ा मारेगा और भगा देगा। तो मैंने क्या किया, इस 10 लाख की मैंने क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए। ध्यान से सुनना, इस 10 लाख के मैंने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। कैसे, 10 रुपए के। ध्यान से सुनना, मैंने 10 लाख रुपए को 10 रुपए के 1 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, तो ध्यान से सुनना, यही परिभाषा है कि ऐसे प्रत्येक छोटे टुकड़ों को शेयर कहा जाता है। यानी कि अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो परिभाषा देखो क्या बनता है कि कंपनी की पूंजी को, ध्यान से सुनना, कंपनी की पूंजी को या शेयर पूंजी को जब हम ऐसे जिसे परिवर्तन कर सके, ध्यान से सुना, जिसे परिवर्तन कर सके, ऐसे छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित की जाती है, यानी टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और ऐसे प्रत्येक विभाजित इकाई को, यानी ऐसे प्रत्येक विभाजित टुकड़े को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? यही परिभाषा ऊपर भी लिखा गया है, बस मैंने इसको अपने लैंग्वेज में लिख दिया है। अब हुआ क्या, अब ये टुकड़ा जिसके पास भी होगा, जैसे यहाँ पे देखो एक मैंने बनाया है, ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है लेकिन बर्दाश्त कर लो। ये जो पर्सन है, इसके पास 10 शेयर है, यानी इसने 100 रुपए लगा दिया है। तो जिसके पास ये टुकड़ा होगा, यानी जिसके पास कंपनी का शेयर होगा, उस इंसान को हम कहते हैं शेयर धारक। तो ये परिभाषा पूछा जाता है। तो परिभाषा अगर किताब का लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कि जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं, क्या कहा मैंने, जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं उन्हें कंपनी के सदस्य अर्थात कि शेयर धारक कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये है आपका थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर और शेयर धारक के बारे में। बाकी का जो डिटेल है वो मैं आने वाली क्लास में समझाऊंगा। अब देखोगे तो आज की क्लास में मैंने लगभग 5 पेज कवर कर दिया, और 5 पेज की बात करूं तो इसमें देखो, किताब में मैंने हर चीज प्रोवाइड किया है। जो आपकी किताब है, ये जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ, इस किताब में मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी जरूरी है वो हर बातें ऐड कर दी है। इट में भी पॉसिबल, आपको कुछ लोगों ने कहा हो जरूरत नहीं है, ये है वो है ऐसा है, महंगा है, अभी सस्ते में आपको दूसरी चीजें मिल जाएंगी, तो एक बात याद रखना। अब यहाँ पे छोटा सा, अगर कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली भरोसा करो, आंखों से देखा जो है उसी पे भरोसा करो, तो यहाँ पे देख सकते हो BCom, MCom, नेट
और 2 टाइम जीसेट प्लस बीएड। अगर मैं इन डिग्रियों को साइड में भी कर देता हूँ, क्योंकि इन डिग्रियों को तो वैसे भी मैं इतना ध्यान में नहीं, क्योंकि ये लगभग सभी के पास है, लेकिन अगर आप ये दोनों देखोगे, ये जो नेट और जीसेट है, तो आपको आइडिया लगेगा कि नेट जीसेट का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि ये सिर्फ अमित कुमार तिवारी नहीं है, ये है प्रोफेसर अमित कुमार तिवारी। ये प्रोफेसर जो है ना वो साइलेंट है, मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के, ताकि प्रॉब्लम ना किसी को फील हो कि ये क्या होता है, सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है मैंने वो इस बुक में डाला है, तो आपको पढ़ने में समझने में आसान होगा। देखो जो भी मैंने स्टोरी बताई ये सारी इसके अंदर लिख दी है मैंने, तो कहने का मतलब अगर आप खुद से भी पढ़ोगे ना तो भी आपको काम आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो इट्स ओके। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।